नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वो ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित, जिसमें भोजन है, वस्त्र है, व्यवसाय है, व्यापार है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित कौन कौन सी विशेषता है। इसमें देखते हैं हम भोजन व वस्त्र। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांस का भी उपयोग करते थे, ये शाकाहारी भी थे। तो शाकाहारी में दूध से बनी हुई हमें खीर का उल्लेख मिलता है कि दूध से ये लोग खीर बनाते थे। दूध से खीर बनाते थे जो कि दलिया या सत्तू में दही मिलाकर क्रम्ब नामक एक व्यंजन तैयार किया जाता था। जो कि दलिया में दही मिलाकर क्रम्ब नामक व्यंजन तैयार किया जाता था। जो दलिया है उसे यवांगू कहा जाता था, जो कि दलिया को यवांगू कहा जाता था। और जो कि सत्तू या जो कि दलिया में दही मिलाकर क्रम्ब नामक व्यंजन तैयार किया जाता था। भोजन को मीठा करने के लिए ये लोग शहद अर्थात मधु का उपयोग करते थे। भोजन को मीठा करने के लिए मधु का उपयोग करते थे। और यहाँ हमें नमक का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें नमक का उल्लेख नहीं मिलता। गाय के लिए अघन्या शब्द का उल्लेख मिला है कि गाय वध योग्य नहीं है, गाय को काटा नहीं जा सकता। गाय पूजनीय मानी जाती थी। लेकिन विशेष अवसर पर अगर कोई अतिथि आ गया या कोई फिर शादी समारोह है तो गाय का वध किया जाता था। उस समय आर्य लोग गाय का मांस खाते थे। अगर कोई शादी समारोह है या कोई अतिथि घर पे आ गया तो उसके लिए गाय का मांस खाया जाता था, गाय का वध किया जाता था। इनके जो मुख्य पेय पदार्थ होते थे सोम व सूरा। सोम जो पेय पदार्थ है, प्रसिद्ध इतिहासकार महादेवन के अनुसार जो सोम मुख्य पेय पदार्थ है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था। इन लोगों ने उनसे ग्रहण किया पेय पदार्थ सोम, और सोम को बाद में देवता भी माना गया है। सोमरस एक मादक पदार्थ होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि सोमरस को पीने के बाद मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है, देवता बन जाता है। नशे में नशा होता है इसमें। तो ये जो सोम नामक वृक्ष है या जो भी इससे रस निकलता है, ये मुंजवंत पर्वत पर मिलता है। मुंजवंत पर्वत से सोम मिलता था। सोम मादकता के लिए विख्यात है। आर्यों के वस्त्र सूती होते थे, ऊनी होते थे और मृग श्रम के वस्त्र बनते थे। वस्त्र इनके 3 प्रकार के होते थे। वस्त्रों में एक होता है नीवी, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता है। दूसरा है वास, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र वास कहलाता है। इसके बाद है अधिवास, पूरे शरीर को ढकने वाला, चंद्र के समान, चंद्र के जैसा वस्त्र पूरे शरीर को जो ढकता था उसे कहते थे अधिवास। तो ये तो हुए इनके भोजन तथा वस्त्र मुख्य। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? आर्यों के आर्थिक जीवन की अगर बारे में बात करें तो यहाँ जो संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। इनका मुख्य जो कार्य था वो था पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य संस्कृति थी वो शहरी थी। उनका मुख्य धंधा था कृषि करना। यहाँ चेंज है कि इनकी संस्कृति ग्रामीण है, आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन है और कृषि योग्य भूमि को ये लोग उर्वरा कहते थे। कृषि योग्य जो या उपजाऊ भूमि को ये लोग उर्वरा कहते थे। यहाँ में उल्लेख मिलता है लांगल व सीर का। लांगल क्या होता है, सीर क्या होता है? तो ये होता है हल। हल मुख्यतः लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी से या पत्थर से हल बनाए जाते थे। उन हलों को खींचने के लिए बैल का उपयोग किया जाता था।
उन हलों को खींचने के लिए बैल का उपयोग किया जाता था। और एक काठक संहिता नामक साहित्यिक ग्रंथ है, काठक संहिता, जिसमें कहा गया है कि ऋग्वैदिक सभ्यता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल होते थे। तो यहाँ हमें हलों का जो उल्लेख मिलता है जिनको खींचने के लिए 8, 16 या 24, 8, 12, 16 या 24 इन बैलों का उल्लेख मिलता है। और काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। सिंचाई होती थी यहाँ नहरों से, सिंचाई यहाँ नहरों से होती थी और नहरों के लिए कुल्या शब्द का उपयोग किया गया है। कुल्या नहरों को कहा गया है। रहट शब्द का भी हमें उल्लेख मिलता है, कुएं से पानी निकाला जाता था रहट के माध्यम से। पशु आर्यों की मुख्य संपत्ति थी और इस संपत्ति में मुख्य थी गाय। पशु आर्यों की मुख्य संपत्ति, मुख्य धन होता था। और जो भी युद्ध हुए हैं प्राचीन युद्ध आर्यों के, वो भी गायों को लेकर हुए हैं। मुख्य इनका धंधा पशुपालन था और पशुपालन के अंतर्गत पशु इनकी मुख्य संपत्ति होती थी। जब भी कोई संपत्ति चुरा के ले जाता था तो युद्ध होता था। जितने भी प्राचीन युद्ध हुए हैं ऋग्वैदिक सभ्यता में वो सभी लगभग गायों के लिए हुए हैं। तो पशुआहारियों की संपत्ति होती थी और गाय विनिमय का मुख्य साधन होता था। जो गाय है व्यापार का मुख्य माध्यम गाय होता था। मुख्य मुद्रा गाय होती थी। जब मुख्य मुद्रा गाय होती थी तो इस मुद्रा को ये माता कहते थे या गाय को ये माता कहते थे। वो उस समय की बात है। मुख्य मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग होता था। अब मुद्रा है तो उसे माता कहा जाता था और आज तक गाय को माता कहा जाता है। उस समय जो गाय है मुख्य मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। व्यापार का मुख्य माध्यम गाय होता था, गाय के माध्यम से लेन देन होता था। यहाँ में एक दधिक्रा नामक अश्व देवी की या अश्व देवी का उल्लेख मिला है। घोड़ों की एक देवी, घोड़ों की देवी दधिक्रा नामक देवी का भी हमें उल्लेख मिलता है, क्योंकि घोड़ा इनका मुख्य पशु था, प्रिय पशु था घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 2 या 3 स्थानों से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, लेकिन यहाँ घोड़ा इनका मुख्य पशु रहा था। इसके बाद हम बात करें व्यापार वाणिज्य की, तो व्यापार वाणिज्य पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी वर्ग के लोग व्यापार वाणिज्य करते थे। व्यापार का मुख्य जो कार्य था वो पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी होता क्या है? पणी कहते हैं व्यापारी को, पणी कहते हैं व्यापारी को। और ये जो पणी शब्द का अर्थ व्यापारी देने वाले विद्वान हैं जिम्मर व लुडविंग। जिम्मर व लुडविंग ने पणी शब्द का अर्थ व्यापारी बताया है कि जो व्यापारी है उन्हें उस समय पणी कहा जाता था। इनका जो मुख्य कार्य होता था वो होता था लोगों को धन देना, उसके बाद उस पर ब्याज लेना। ये ब्याज ज़्यादा लेते थे। इन्हें वेकनाट कहा गया है, सूदखोर भी कहा गया है। इन्हें वेकनाट व सूदखोर भी कहा गया है। व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। विनिमय का माध्यम बाद में निष्क हार, सोने का एक हार होता था, वो व्यापार का मुख्य माध्यम होता था। व्यवसाय व उद्योग की बात करें तो व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ कुछ एक व्यवसाय थे जिसमें तक्षा व्यवसाय, तक्षा कहते हैं बढ़ई को। बढ़ई लकड़ी से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने वाला व्यक्ति जिसे तक्षा कहा गया, बढ़ई। कर्मा कहते हैं धातु, अन्य जो भी धातु होती है जिनसे विशेष प्रकार के जो उपकरण बनाए जाते थे उसको कहते थे कर्मा। चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्ति को चर्मकार कहते थे। जुलाहे को वाय कहते थे और घड़े बनाने वाले व्यक्ति को कुंभकार कहा जाता था। शिल्पियों का जो मुखिया होता था, जितने भी व्यवसाय थे ऋग्वैदिक समाज में, जितने भी व्यवसाय थे उनका जो मुखिया होता था वो कहलाता था बढ़ई। बढ़ई इनका मुखिया, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे कई बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक समाज में व्यवसायियों का मुखिया कौन होता था, तो बढ़ई होता था। क्योंकि बढ़ई का महत्व सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि जब युद्ध होते थे तो युद्ध रथ एक सेना होती थी, रथ सेना के माध्यम से युद्ध होते थे। तो ये लकड़ी का सामान बनाते थे, जिसमें रथ भी एक साधन हो सकता है, ये रथ भी बनाते थे। सबसे ज़्यादा पूजनीय, सबसे ज़्यादा विशेष अगर उस समय कोई कार्य था तो वो था बढ़ई का। विभिन्न प्रकार के औजार बनाते थे, रथ बनाते थे और भी बहुत सी चीज़ें बनाते थे। तो सबसे ज़्यादा सम्मानित पद था बढ़ई का। बढ़ई यहाँ सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होता था। पुरुषनी नदी के किनारे वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि नदी के माध्यम से इधर उधर व्यापार या आयात निर्यात भी होता था वस्त्रों का। तो पुरुषनी नदी के किनारे वस्त्र बनाए जाते थे। इसके बाद बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को कुलाल कहा गया है। बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को कुलाल कहा गया है। तो ये था सिंधु इसमें ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित
इसमें भोजन तथा वस्त्र, इसके अलावा आर्थिक जीवन, व्यापार व वाणिज्य, मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न धार्मिक प्रथाएं, विभिन्न संस्थाएं ऋग्वैदिक समाज की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।